हेलो स्टूडेंट्स, इकोलॉजिकल सीरीज में जो सेकंड वीडियो है वो वीडियो है पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। साथ ही साथ हम लगाते चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कंसेप्ट किसी भी थ्योरी को खत्म करने के बाद। जो पहला वीडियो था वो था इकोलॉजिकल निश का। अब उस इकोलॉजिकल निश का जो हमने कंसेप्ट सीखा, जो हमने उसकी थ्योरी सीखी, उस थ्योरी उस कंसेप्ट को अप्लाई कर कर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यही रियल लाइफ में भी अगर मैं बात करूं तो हमें बहुत सारी जानकारी होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। पर कभी भी जब हम डिबेट में जाते हैं, कभी भी हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, कभी भी हम आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि ये क्वेश्चन था, ये कमेंट था और मुझे ये आंसर करना चाहिए था। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कभी भी एप्लीकेशन पार्ट पर ज्यादा फोकस नहीं करते। एप्लीकेशन पार्ट पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं का मतलब कि हमें थ्योरी पता है, हमें नॉलेज है, हमें स्टडी है, पर हम कभी उसको सिचुएशन में डालकर रियलाइज नहीं करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं इसका यूज कैसे करूंगा। सेम क्वेश्चन का पैटर्न है कि आपको पढ़ा दिया गया है, लेकिन पढ़ाने के बाद एग्जाम इसलिए हो रहा है कि उस कंसेप्ट को, उस थ्योरी को आप कहां पर कैसे यूज कर सकते हैं, इसको चेक करने के लिए क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चंस है कि आप एक ही क्वेश्चन में दो तीन कंसेप्ट, दो तीन थ्योरी, दो तीन नॉलेज पर चेक किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो सिलेबस है वो काफी वास्ट होता है और उसके नंबर, उसके रेशियो में अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में उसकी मैं रेशियो निकालूं तो वो काफी कम है। तो क्या इतने सारे यूनिट्स, इतने बड़े सिलेबस से ये 150 क्वेश्चन एनफ हैं कि उस पूरे यूनिट की जानकारी और मुझे जज कर सके कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो मुझे आता है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। ये पॉसिबल होता है जब हमारे से टीचर, जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो पैनल है वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो उस क्वेश्चन में आपको दो तीन कंसेप्ट, दो तीन थ्योरी की झलक मिलती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के लिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा, आइए हम यहीं से शुरू करते हैं और हमें थ्योरी अच्छे तरह से पता चलेगी कि certain species of birds show variation in beak size when they are sympatric। यहां पर आपको sympatric पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है they show the variation of the beak size। ओके, beak size में वेरिएशन है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब एक और कंसेप्ट मैं बताता हूं कि कभी कभी हम काफी ज्यादा पढ़ चुके होते हैं और जब क्वेश्चन पेपर आता है तो हमारे जो एजम्पशन है, जो हम प्रिज्यूम कर रहे होते हैं, जो कि हम इतना पढ़ चुके होते हैं कि हमें लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा इजी है। एक्चुअली उस एंजाइटी में हम बहुत सारे क्वेश्चन को ओवरलुक कर जाते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं, या फिर हम बहुत सारे ऑप्शंस को हम नहीं पढ़ते हैं। जो ऑप्शन हम पहले से प्रिज्यूम करते हैं क्वेश्चन के बिहाफ पर, या क्वेश्चन आधा पढ़ने के बाद हम उसी ऑप्शन को क्या करते हैं कि टिक कर देते हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि आप चारों ऑप्शन को पढ़ें, पूरा क्वेश्चन को पढ़ें, थोड़ा सा एंजाइटी कंट्रोल करें और चारों ऑप्शन, ये केवल और केवल प्रैक्टिस से ही होगा। तो चार ऑप्शन यहां कहता है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, नेचुरल सिलेक्शन, इकोलॉजिकल वेरिएशन एंड म्यूटेशंस। अब देखिए सिम्पैट्रिक, अब ये क्वेश्चन निकल कर कहां से आया है? ये क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो मुझे जाना पड़ेगा डार्विन के फिंचेस के एग्जाम्पल पे। डार्विन के फिंचेस के एग्जाम्पल को अगर मैं देखूं, ये पिछले वीडियो में भी हमने कवर किया है, तो जो एलोपैट्रिक, दो स्पीशीज जब एलोपैट्रिक ग्रो कर रहे थे, यानी कि अलग अलग जगहों पे ग्रो कर रहे थे, तो इनकी मॉर्फोलॉजी या जो बीक का साइज है या डेप्थ है वो ऑलमोस्ट सेम था। आप यहां पर देखें, जो एक्स एक्सिस पे बीक डेप्थ एमएम में दे रखा है वो ऑलमोस्ट सेम सा है। यानी कि इनके बीच में जब ये एलोपैट्रिक हैं तो कंपटीशन कम है या नहीं है। जब कंपटीशन नहीं है तो इनका फूड पैटर्न एक जैसा है। जब फूड पैटर्न एक जैसा है तो बीक का जो डेप्थ है वो लगभग एक जैसा है। लेकिन जैसे ही ये उस आइलैंड पर आते हैं, एक ही आइलैंड पर आते हैं और ये सिम्पैट्रिक हो जाते हैं,
जब ये सिम्पैट्रिक होते हैं तो बीक का साइज, बीक की डेप्थ, इनकी जो है वो चेंज या उसमें वेरिएशन आ जाता है। तो मैं इस ग्राफ के थ्रू देखूं तो इसके डेप्थ में स्पीशीज 1 और 2 के बीक डेप्थ में कहीं ना कहीं डिफरेंस या चेंजेस आ गए हैं। यह एग्जाम्पल है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट इन बीक साइज इन डार्विन फिंचेस। ये डार्विन फिंचेस के कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। तो यही क्वेश्चन भी पूछ रहा है वेरिएशन इन बीक साइज व्हेन दे आर सिम्पैट्रिक। तो सीधा सा एग्जांपल आता है, यह है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। नेचुरल सिलेक्शन यहाँ नहीं अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, इकोलॉजिकल वेरिएशन यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा है, म्यूटेशन यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से अप्रोप्रिएट है कि कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है वेरिएशन इन बीक साइज व्हेन दे आर सिम्पैट्रिक। दूसरा क्वेश्चन मैं उठाता हूं, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ये फिर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल है। पहला ऑप्शन है ऑर्गेनिजम्स in different species are morphologically similar in different habitats but look different where they live together। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है organisms of different species look different where habitat does not overlap while looking entirely similar where their habitat overlaps। नेक्स्ट है organisms phenotypically similar or similarity is genetically different and organisms develop various new character in different habitats। देखिए ये भी कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है organisms of different species are morphologically similar in different habitats, यानी एलोपैट्रिक में उनके कैरेक्टर, उनके मॉर्फोलॉजी सेम है, लेकिन जैसे ही वो टुगेदर यानी सिम्पैट्रिक होते हैं तो उनके कैरेक्टर डिफरेंट हो जाते हैं। यानी वही फिंच वाला एग्जांपल है, एलोपैट्रिक same type of the beak, same depth of the beak, sympatric, different type of the beak। First option is a correct option। Second option अगर आप देखना चाहें, different species look different where habitat does not overlap। अगर habitat overlap नहीं कर रहा है तो वो different क्यों दिख रहे हैं, अगर उनकी habitat, उनकी जो niche है, उनका जो role है same है। तो first one is a most appropriate correct answer। Now तो ये डार्विन फिंच का ही एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल कंप्रेशन। अब देखिए ये फिनोमेना मैं यहाँ पर समझाऊंगा इकोलॉजिकल कंप्रेशन क्या है। इकोलॉजिकल कंप्रेशन डिफर्स फ्रॉम कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट इन दैट इट ऑपरेट्स ऑन ए शॉर्टर टाइम स्केल एंड डज नॉट इन्वॉल्व हेरिटेबल चेंज। कम समय के लिए पर वो हेरिटेबल नहीं है, जनरेशन टू जनरेशन नहीं जा रहा है। लॉन्गर टाइम स्केल एंड डज नॉट इन्वॉल्व हेरिटेबल्स, ज्यादा समय के लिए है पर वो तब भी हेरिटेबल नहीं है। शॉर्टर टाइम स्केल और हेरिटेबल है, लॉन्गर टाइम स्केल एंड इन्वॉल्व्स हेरिटेबल चेंजेस। इसके लिए अब ये फिनोमेना चूंकि लास्ट के वीडियो में ये हमने कवर नहीं की थी, कहीं ना कहीं ये मिस हो गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लेके आया हूं। इसको समझने के लिए हम देखेंगे इस पिक्चर को। ये सबसे पहले बात ये है इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। जब कंपटीशन होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आउटकम या रिजल्ट के फॉर्म में आती है। पहली जो पॉसिबिलिटी आती है वो होती है कंपिटिटिव एक्सक्लूजन की, यानी एक स्पीशीज पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दी जाए उस जगह से, यानी एक विनर होगा, दूसरा पूरा का पूरा वहां से एक्सक्लूड हो जाएगा। यह है कंपिटिटिव एक्सक्लूजन का। दूसरा रिजल्ट आता है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि दोनों एक साथ रहना चाह रहे हैं और दोनों ने अपने अपने कैरेक्टर को चेंज कर लिया है। इसका मतलब दोनों ने अपने अपने रोल को ही चेंज कर लिया है जिससे कि कंपटीशन अवॉइड किया जा सके। यह है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो डार्विन के फिंच में हमने देखा। तीसरा जो फिनोमेना है यह है इकोलॉजिकल कंप्रेशन। ये क्या होता है? इकोलॉजिकल कंप्रेशन में ना ये कैरेक्टर को डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ना ही इनका एक्सक्लूजन हो रहा है, ये रह तो साथ में रहे हैं
टेम्परेरी इन्होंने एडजस्ट कर लिया है, माइक्रो हैबिटेट बना लिया, टेम्परेरी एडजस्टमेंट है। जब एडजस्टमेंट हम करते हैं तो वो हमेशा शॉर्ट टाइम स्केल के लिए होता है और वो हेरिटेबल नहीं होता है। तो इकोलॉजिकल कंप्रेशन जो है वो हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए होगा और हेरिटेबल नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। जब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो ऑप्शन ए कहता है शॉर्ट टाइम स्केल एंड डज नॉट इन्वॉल्व हेरिटेबल, यानी ये डायरेक्ट क्वेश्चन इकोलॉजिकल कंप्रेशन से निकल कर आया है कि इकोलॉजिकल कंप्रेशन होता क्या है। तो इकोलॉजिकल कंप्रेशन जब हम एडजस्ट कर रहे होते हैं, दो स्पीशीज एडजस्ट कर रही होती है, ना वो अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं ना वहां से जाना चाह रहे हैं, तो वो एडजस्टमेंट कम समय के लिए होगा और वो हेरिटेबल नहीं होगा। इसी को हम इकोलॉजिकल कंप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is the most appropriate example of character displacement? ये सारे character displacement के questions आ रहे हैं। most appropriate statement क्या है? Two related species depending on the same prey species avoid competition by feeding at different times। देखिए सेम प्रे स्पीशीज है तो डिफरेंट टाइम्स का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रे का भी एक अपना टाइम होगा। ठीक है जी, तो ये तो अभी तक मैं इसको नहीं मानता हूं कि अगर फीडिंग सेम है, प्रे सेम है, फीडिंग हम उसको टाइमिंग अलग कर दें, इवनिंग कर दें, मॉर्निंग कर दें, ठीक है, तो क्योंकि प्रे का भी एक एक्टिव टाइम है। दूसरा कहता है द बॉडी साइजेस ऑफ टू रिलेटेड स्पीशीज आर वेरी सिमिलर, बॉडी साइजेस आर सिमिलर व्हेन दे आर एलोपैट्रिक, यानी कि जब वो अलग अलग है तो बॉडी साइज सेम है। ठीक है जी, बिल्कुल है, हो सकता है स्पीशीज की बॉडी साइज सेम हो। फिंचेस की बात अगर मैं बात करूं, वहां पे बीक डेप्थ की बात हो रही थी या बॉडी साइज की बात हो रही है। बट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ सिम्पैट्रिक वन स्पीशीज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर, यानी कि जब वो साथ आते हैं तो एक स्पीशीज दूसरे की तुलना में छोटी हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं वो अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं, ये कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का अभी तक फर्स्ट और सेकंड में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मेरे को समझ में आ रहा है। फिर भी थर्ड और फोर्थ पढ़ लेते हैं। थर्ड, द फूड niche of a species is generally wider in the absence of competing species than in their presence। हो सकता है, पर इससे कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की क्या बात है, ये तो फीडिंग की बात आ रही है। Closely related species can coexist in their densities are regulated by the predator। ये भी फीडिंग और दूसरे तरह का रिलेशन आ रहा है। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट सेकेंड ऑप्शन, जब वो अलग अलग हैं उनकी बॉडी साइज बराबर है, जब वो सिम्पैट्रिक आ रहे हैं तो एक की बॉडी साइज सिग्निफिकेंटली कम हो रही है। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर अब क्वेश्चन आता है द हचिनसोनियन कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निश। ये कंसेप्ट भी कवर नहीं हुआ था, इस कंसेप्ट को भी मैं इस क्वेश्चन के थ्रू यहां पर कवर कर रहा हूं। इस कंसेप्ट में इकोलॉजिकल निश, ये कंसेप्ट किस बेस्ड पर है? माइक्रो हैबिटेट ऑक्युपाइड, मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम, role played in the ecosystem, a combination of role played and micro habitat occupied। पहले तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हचिंसन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम, यानी कि इसका ये कंसेप्ट फेमस है एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम या मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम से। where each dimension represents, जहां पर हर एक डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल फैक्टर जो स्पीशीज के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं। यानी कोई एक फैक्टर नहीं है, मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं? वो फैक्टर हैं टेम्परेचर, रेंज, टॉलरेंस, फूड प्रेफरेंस, प्रिडेशन रिस्क, कंपटीटर इंटरेक्शन, रिप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट्स। ये सारे फैक्टर हैं
जो अभी यहाँ लिस्ट किए गए हैं, n डायमेंशन का मतलब ये 4-5 नहीं है, लेकिन ये 4-5 जो यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, इसका मतलब कोई एक फैक्टर नहीं रिस्पॉन्सिबल है किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए, वो मल्टीपल फैक्टर है। ये हचिंसंस कंसेप्ट है। फिर से क्वेश्चन पे लौटते हैं और इसका आंसर जानते हैं। हचिंसन कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निश इज बेस्ड ऑन माइक्रो हैबिटेट ऑक्युपाइड, नहीं, इस कंसेप्ट में इसकी कोई जिक्र नहीं है। मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम, बिल्कुल, इस कंसेप्ट का जो आइडेंटिटी है वो यही है, एन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम। रोल प्लेड इन द इकोसिस्टम, नहीं, क्योंकि आंसर हमें पता करिए तो हमें सी और डी, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोल प्लेड एंड माइक्रो हैबिटेट ऑक्युपाइड। देखिए, अब जब मुझे आंसर बी पता हो गया तो मैं सी और डी या ए क्यों पढ़ रहा हूं? देखिए, अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेनी है, अपनी स्टडी का एक ट्रिक बनाना है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए जो 3 रॉन्ग आंसर हैं वो किसके करेक्ट आंसर है, किस क्वेश्चन के वो करेक्ट आंसर है। तो एक क्वेश्चन एक्चुअली 4 क्वेश्चन को कवर करता है। पहला, उसका खुद का आंसर जो उस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है। दूसरा, वो 3 क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं इसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं या रॉन्ग है, वो कहीं ना कहीं तो सही होंगे, उसको भी जानना जरूरी है। ये तैयारी की एक आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कभी कभी हम केवल करते हैं कि क्वेश्चन ले लिया, पीछे बुक में आंसर दिया हुआ है, हमने मिलाया, टिक करते चले गए आंसर। पर वो 3, अब मैं एक क्वेश्चन से 4 यानी कि 4 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, और एक ग्रुप है जो एक क्वेश्चन से केवल एक ही क्वेश्चन तैयार करते हुए जा रहा है। दोबारा उसी ऑप्शन के अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ जा रहा है तो उसको वो फिर से क्लियर कर रहा है। तो इससे अच्छा, जब मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो करेक्ट आंसर तो मेरा एम है ही, साथ ही साथ मुझे ये भी पता होना चाहिए कि ये जो 3 है ये किसके करेक्ट आंसर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस एक्सपेरिमेंट पे। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू स्पीशीज विथ आइडेंटिकल निश कैन नॉट को एग्जिस्ट। निश आइडेंटिकल है और वो एक साथ नहीं रह सकते indefinitely. Which of the following statement is the most appropriate regarding the validity of the principle? कहता है इस प्रिंसिपल को वैलिड करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट है। आइए, गॉस एक्सपेरिमेंट वीडियो में मैं बात कर चुका हूं, फिर भी यहाँ पे एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं। गॉस प्रिंसिपल क्या था कि जब दो पैरामीशियम, पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम को अलग अलग पेट्री प्लेट में इंडिविजुअली ग्रो कराया गया लेबोरेटरी में, तो ये जो ग्राफ है, जो डार्क ग्राफ आप देख रहे हैं, ये डार्क ग्राफ आपका ऑरेलिया का है और जो ये ग्राफ है ये है कॉर्डेटम का। दोनों आइडेंटिकली जब ये ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग ग्रो कर रहे हैं, तो इनकी जो ग्रोथ है वो आइडेंटिकल है। ग्राफ नॉर्मल जैसे कि इनको ग्रो करना चाहिए ग्रो कर रहा है, तो ग्रो सेपरेटली दिस ग्राफ वी विल गेट इट। बट जब हमने इन दोनों को एक साथ एक ही पेट्री प्लेट में ग्रो कराया, तो क्या हो गया कि एक एंड पर जाकर इनमें कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन हुआ तो एक स्पीशीज विनर हुई जो है ऑरेलिया, एक स्पीशीज जो है उसका एक्सक्लूजन हो गया, एक्सटेंड कर गई, वो था कॉर्डेटम। ठीक है जी, तो पहला आउटकम गॉस का आया कि एक विनर है और एक जो है वहां से वो एक्सटेंड कर गई। साथ ही साथ एक और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाना चाहूंगा कि जब ऑरेलिया जो कि विनर है अकेले ग्रो कर रही थी, तो उसका जो ग्रोथ रेट है, जो उसका सर्वाइवल टाइम है, ठीक है, और ग्रोथ रेट है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा था कंपेरेटिव टू जब वो एक साथ दोनों ग्रो कर रहे थे। यानी कि कंपटीशन हमेशा निगेटिव निगेटिव इंटरेक्शन है। यहां से आपको ये भी पता चलता है कि कंपटीशन हमेशा निगेटिव निगेटिव इंटरेक्शन है। एक को तो लॉस हुआ ही, एक तो एक्सटेंड कर ही गया, दूसरे को भी लॉस हुआ कि वो अपने फुल कैपेसिटी से ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं एनर्जी डाइवर्ट हो गई कंपटीशन में या जीतने के लिए। तो गॉस एक्सपेरिमेंट ये है एक्सक्लूजन का एक्सपेरिमेंट जो पैरामीशियम पे किया गया। अब ऑप्शन कहता है, अब गॉस एक्सपेरिमेंट के कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशन मैंने यहां पर नोट किए हैं। प्रिंसिपल होल्ड्स ट्रू ओनली इफ
strictly define the niche as identical। ये प्रिंसिपल तभी ट्रू है जब आपको जो निश है वो स्ट्रिक्टली पता हो, या स्पीशीज की जो निश है वो स्ट्रिक्टली डिफाइन की गई हो कि इसके अलावा तो नहीं। तब तो गॉस प्रिंसिपल कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को बताता है। अगर वो चेंज कर लिया अपना कैरेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कर लिया, उसने अपनी निश चेंज कर ली, अपनी रियलाइज निश को कम कर लिया, तो एक्सक्लूजन नहीं होगा, तब को एग्जिस्टेंस शुरू हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि स्ट्रिक्टली डिफाइन द निश एज आइडेंटिकल। निश बिल्कुल आइडेंटिकली डिफाइन होनी चाहिए, जो कि फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ वन डिफाइंस निश। बिल्कुल सही बात है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिपेंड करता है कि निश को आपने कैसे डिफाइन किया है। Second option, there are in a natural many instances of continued coexistence closely related to, ये सब तो ठीक है, ये सब एग्जांपल्स दे रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स, नथिंग, नो प्रिंसिपल इज यूनिवर्सली ट्रू। हम एग्जम्पशन पढ़ते आए हैं, एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस। इट डज नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम वेयर बोथ स्पीशीज आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो गॉस इसके बारे में बात ही नहीं करता। गॉस बात करता है केवल कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का, और वो भी तब जब निश आइडेंटिकली डिफाइंड हो। नेक्स्ट, you observe the two species of barnacles, species 1 and species 2। barnacles की दो species हैं, ये हम बुक्स में भी पढ़े होंगे, species 1 और species 2। occupy upper and lower strata of intertidal rock। स्पीशीज 1 अपर साइड में है, स्पीशीज 2 लोअर स्ट्रेटा में है, इंटरटाइडल रॉक्स पे। When only species 2 was removed, species 2 को रिमूव कर दिया गया, या मैंने रिमूव कर दिया by you from the lower strata, species 1 could occupy both the upper and, तो species 1 को एक स्पेस मिल गया और वो अपर और लोअर स्ट्रेटा दोनों पर फैल गया, दोनों पर अपनी ग्रोथ कर ली, पॉपुलेशन इंक्रीज कर लिया। तो कहता है विच चॉइस बिलोंग वुड बी योर प्रेफरेंस फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस। कौन सा चॉइस आप प्रिफर करोगे इस ऑब्जर्वेशन के बाद। अब आप पहले बर्नैकल्स को आइए देखते हैं। अब कैथेमेलस एंड बैलेनस, टू स्पीशीज मैंने यहां पर ली। ये बिल्कुल कॉमन सा एग्जांपल है, कॉमन सी फोटो है, हमने कई बार देखी होंगी, अपने बुक्स में देखी होंगी। कैथेमेलस की जो फंडामेंटल निश है, देखिए कितना बड़ा फंडामेंटल निश है, वो लोअर टाइड टू अपर टाइड है, यानी फंडामेंटल। बट एक्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ द बैलेनस, इसकी जो रियलाइज्ड निश है, यानी कि इसकी जो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है, वो यहां तक है, यानी अपर टाइड में, हाई टाइड पे। बट अगर मैं बैलेनस की बात करूं तो बैलेनस का फंडामेंटल निश इतना ही है, और यही इसका रियलाइज्ड निश भी है। अब क्वेश्चन कहता है कि बैलेनस को तुमने रिमूव कर दिया, मैंने बैलेनस यहां से हटा दिए। बैलेनस को मैं जैसे ही यहां से हटाऊंगा, ये स्पेस खाली होगा, जो कि फंडामेंटल निश ये कैथेमेलस का भी है, तो वो अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर कर यहां पर आ जाएगा, और इस स्पेस को वो क्या कर देगा, फिल कर देगा। अब क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। ऑब्जर्वेशन पहला कहता है कि अपर स्ट्रेटा ऑफ इंटरटाइडल रॉक इज रियलाइज्ड निश ऑफ स्पीशीज 1। देखिए ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। इस पे आपने देखा ही है कि स्पीशीज 1 का जो अपर है ये रियलाइज्ड निश है, ये तो हमारे कंसेप्ट में ही है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए बी सी डी भी पढ़ लेते हैं। अपर स्टेट ऑफ इंटरटाइडल रॉक इज अ फंडामेंटल निश ऑफ द स्पीशीज 1। नहीं, स्पीशीज 1 का अपर भी है, अपर स्टेटा भी है, और लोअर स्टेटा भी है, फंडामेंटल निश ये अलग बात है। प्रेजेंस ऑफ द अनदर स्पीशीज, उसकी रियलाइज निश केवल अपर स्टेटा है। सी कहता है स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2 एक्सिबिट द म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्यों करेंगे, इन्होंने अपना अपना बांट रखा है, अपनी अपनी रियलाइज निश को डिफाइन कर रखा है।
स्पीशीज 1 कैन compete आउट स्पीशीज 2। अगर वो compete आउट स्पीशीज 2 को कर सकता तो वो ऑलरेडी लोअर स्टेटा में आ जाता, वो वेट ना करता कि स्पीशीज 2 को मैं वहां से रिमूव करूं। तो ए इज अप्रोप्रिएट आंसर। इसकी अपर स्टेट ऑफ इंटरटाइडल रॉक्स इज द रियलाइज्ड निश ऑफ द स्पीशीज 1। आई थिंक ये कंसेप्ट धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहे होंगे। देखिए वहां पे मैंने ऊपर ये भी दिया हुआ है कि ये कब पूछा गया है, ठीक है जी। तो ये भी आप ध्यान में रखते हुए जिससे कि आपका पीवाईक्यू भी सॉल्व हो रहा है। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जो लेटेस्ट पीवाईक्यू हैं, लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, इसके लिए हम संडे को मास्टर क्लास रखते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया हुआ है। आप इन मास्टर क्लास को ज्वाइन करें और जिसमें कि हम प्रैक्टिस सेट एक मैराथन के फॉर्म में, मैराथन 2 घंटे 3 घंटे के मैराथन के फॉर्म में, वो टॉपिक वाइज ड्यूरेशन है, हम एक पूरा कंसेप्ट भी मेरा क्लियर होगा और पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आएगा और अगला पेपर पे जब हम बैठेंगे तो या पढ़ना जाएंगे डिटेल में कंसेप्ट तो कहीं ना कहीं हमारा ऑलरेडी कवर्ड होगा, बेस हमारा कहीं ना कहीं तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ टू स्पीशीज इंटरेक्शन। देखिए यहाँ पे भी दो स्पीशीज की इंटरेक्शन हो रही है। Assume that it leads to competition in habitat A but to facilitation in habitat B. A में competition हो रहा है, B में facilitation है. Which of the following true about the niche of these species? Fundamental niche are larger than the realized niche. बिल्कुल सही है जी। फंडामेंटल निश ऑलवेज लार्जर देन द रियलाइज निश। ये फंडामेंटल निश है और ये रियलाइज निश है। सपोज दैट इन हैबिटेट ए, ठीक है जी, तो ये कंपटीशन हो रहा है। बट द अपोजिट इन हैबिटेट बी मींस कि फंडामेंटल निश और रियलाइज निश दोनों क्या है, इक्वल है या फिर फंडामेंटल निश छोटा है या दोनों अलग अलग है दो स्पीशीज के लिए, ठीक है जी। तो जब ये दोनों स्पीशीज अलग अलग हैं तो कंपटीशन नहीं होगा। मुझे तो अभी तक यही आंसर सही लग रहा है। 2 3 4 भी देख लेते हैं। फंडामेंटल निशेस आर स्मॉलर देन द रियलाइज निश। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए फंडामेंटल निश और रियलाइज निश है क्या? मेरा एक घर है, वो मेरा फंडामेंटल निश है जहां मैं रह सकता हूं। उसमें 5 कमरे हैं। एक कमरा जो मेरा स्टडी है, जो मेरा बेडरूम है, जो मेरा स्लीपिंग रूम है, वही मेरा रियलाइज निश है क्योंकि दूसरे में मेरा भाई सोता है, मेरी बहन सोती है, मेरे पेरेंट्स सोते हैं, ठीक है जी। तो फंडामेंटल निश पूरा घर है और जो रूम है वो मेरा रियलाइज्ड निश है। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने रूम से निकल के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है जी, पर मैं मोस्ट कंफर्टेबल हूं अपने रूम में। मेरा जो रोल डिफाइन है स्टडी का, टीचिंग का, वो मेरा रूम है। सो फंडामेंटल निश रियलाइज निश से छोटा कैसे हो सकता है? कमरे से छोटा घर कैसे हो सकता है? तो सेकंड स्टेटमेंट मेरे को नहीं अच्छा लग रहा और ये ठीक नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है फंडामेंटल निश एंड रियलाइज निश आर इक्वल इन बोथ हैबिटेट्स। दोनों बराबर हैं, ठीक है जी। अगर फंडामेंटल निश मैं यहां बात करूं और रियलाइज निश दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो यानी कि कंपटीशन बढ़ गया। तो ये क्यों कहता है कि बी में फैसिलिटेशन है, हैबिटेट बी में? क्योंकि दोनों जगह आप कह रहे हो कि फंडामेंटल रियलाइज सेम है, तो जब दोनों दो स्पीशीज के लिए दोनों सेम है तो दोनों आपस में कंपटीशन शुरू करेंगे। इससे भी मैं इसको इत्तेफाक नहीं रखता हूं, जबकि पूरा पढ़ा भी नहीं, पढ़ लेते हैं। बट फंडामेंटल निशेस आर लार्जर देन द रियलाइज्ड निश इन हैबिटेट ए। नॉट एग्रीड। फोर्थ, फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निशेस आर इक्वल इन हैबिटेट ए बट रियलाइज निशेस आर लार्जर देन। फिर वही बात करता है, रियलाइज निश लार्जर देन। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज अ फर्स्ट वन। खासकर इकोलॉजी में सारे ऑप्शन सही से पढ़ेंगे। तो fundamental niches are larger than realized niches in habitat A but the opposite in habitat B. That is a correct option. Now next question. अब कहता है three birds species are similar habitat. एक ही जगह है, sympatric and food preference, उनके food preference भी सेम है, एक ही habitat में है, food भी सेम है,
कोएग्जिस्ट इन अ हैबिटेट, वहां पे वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर दिस स्पीशीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली। अब देखिए एक ही जगह पर है और एक ही फूड प्रेफरेंस कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो रिसोर्स पार्टीशनिंग की बात करते हैं। हो सकता है रिसोर्स पार्टीशनिंग लास्ट के वीडियो में था। आइए ऑप्शन देखते हैं। द फंडामेंटल एंड रियलाइज निशेस ऑफ दिस स्पीशीज आर द सेम। दोनों स्पीशीज के फंडामेंटल रियलाइज निश सेम है। फिर वही बात, कंट्राडिक्टरी है, फाइटिंग होगी, कंपटीशन होगा। देयर फंडामेंटल निशेस आर ग्रेटर देन द रियलाइज निशेस, यानी कि फंडामेंटल निश बड़ा है उसके रियलाइज निश से। ये फंडामेंटल निश है और ये उन दोनों के रियलाइज निश हैं, ये जो छोटे छोटे से ग्राफ में बना रहा हूं। ठीक है जी, ये मैं इस पूरे को करूं तो ये है फंडामेंटल निश, और इसकी बात मैं करूं तो ये है रियलाइज निश। तो जब ज्यादा बड़ा फंडामेंटल निश है और इन्होंने अपने रियलाइज निश को अलग अलग कर रखा है जिससे कि कंपटीशन कम हो और वो कोएग्जिस्ट कर सके। अभी तक ये सही लग रहा है? ऑप्शन 3 पढ़ते हैं। देयर रियलाइज निशेस आर ग्रेटर देन द फंडामेंटल निश। नहीं हो सकता, ये हो सकता है, आगे आएगा, ये भी एक ट्रिकी है। ठीक है, नेचर में कुछ भी हो सकता है, पर अभी इस कंडीशन में ये नहीं है। द फंडामेंटल एंड रियलाइज निशेस बोथ आर एक्सपैंड। नहीं जी, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या निकल के आ रहा है? सेकेंड, fundamental niches are greater than the realized niches. That's why more than one realized niche can be exist within a fundamental niche and without disturbance with each other. Means कि एक बड़े से अम्ब्रेला में कई सारे लोग रह सकते हैं बिना डिस्टर्ब किए जब अम्ब्रेला बड़ा हो। जब छोटा अम्ब्रेला है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्के मारेंगे, यानी कि कंपटीशन करेंगे। तो फंडामेंटल निश क्या है? ग्रेटर है रियलाइज निश से। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखिए ये फंडामेंटल और रियलाइज निश है, ये दो फंडामेंटल निश स्पीशीज 1 और बी का, ए और बी का मैंने दे रखा है, और इसको मैं अगर कवर करने जाऊं तो ये इनका हो जाता है फंडामेंटल निश। हालांकि ये ओवरलैप भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा ही। जब दो लोग अलग अलग चेयर पे भी बैठेंगे फिर भी एक दूसरे को टच करेंगे, फिर भी एक ने हाथ रखा दूसरे ने हटा लिया। जब हम मूवी देखने जाते हैं बीच में जो हैंड रेस्ट है एक ने रखा दूसरा नहीं रख पाया, फिर भी होता है, लेकिन काफी हद तक हम कंपटीशन अवॉइड करते हैं कंपैरेटिवली, अगर एक ही चेयर अलॉट हो जाए दो लोगों को एडजस्ट करना पड़े तो ये फंडामेंटल निश और रियलाइज निश और जोन ऑफ ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है जो रियल लाइफ से हम इसको जोड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी रियलाइज निश एक्सीड द फंडामेंटल निश। देखिए आ गया। अब आप कहते थे, मैं खुद कहता था कि फंडामेंटल निश से रियलाइज निश एक्सीड नहीं कर सकती, पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंडीशन में रियलाइज निश अपने फंडामेंटल निश को क्रॉस कर सकती है। ये शेडेड एरिया रियलाइज निश है। या फिर मैं दूसरे ग्राफ में अगर मैं बनाऊं तो ये फंडामेंटल निश है और ये रियलाइज निश है। इस बार कुछ उल्टा सा दिख रहा है। देखिए कब कर सकती है मेरा फंडामेंटल निश, मैं दूसरे के रूम में कब जाके स्टडी कर सकता हूँ, कब टीवी देख सकता हूँ, मैं कब जाकर सो सकता हूँ, कब रूम शेयर कर सकता हूँ, जब दूसरे को भी मेरे साथ या मुझसे कोई बेनिफिट हो रहा हो, या मेरे साथ उसको भी कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट या मेरी जरूरत हो। तो इस चीज को, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो जब दो स्पीशीज एक दूसरे को हेल्प करने लगे तो उनके जो रियलाइज्ड निश है वो फंडामेंटल निश को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है जी, जब मैं अपने पड़ोसी के यहाँ जाकर, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जाकर स्टडी करता हूँ, एक ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ, दोनों एक दूसरे से डिस्कस करके, तो ही वो अपने घर में रहने देगा, तो ही वो अपने घर में स्टे करने देगा। तो ये है म्यूचुअलिज्म। तो मेरा फंडामेंटल रियलाइज निश फंडामेंटल निश को क्रॉस करता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो है प्रोटो कॉर्पोरेशन का एग्जांपल, सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब का। देखिए ये तीन एनिमल कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। तीसरा एनिमल तो खैर अब इस दुनिया में है नहीं इस पिक्चर में।
ये है मोलस्क का शेल। तो मोलस्क की डेथ के बाद ये शेल हो जाता है खाली, जिसमें कभी कभी हर्मिट क्रैब एंटर करेगा और इस शेल के ऊपर जो सेसाइल सी एनिमोन है वो जाकर यहाँ पर अटैच हो गया। अब देखिए एनिमोन जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है हर्मिट क्रैब को प्रेडेटर से, और हर्मिट क्रैब जब मूव कर रहा है तो सी एनिमोन को अलग अलग एनवायरनमेंट का फ्लेवर लाके दे रहा है। यानी कि अगर वो एक ही जगह होता तो एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स, एक ही तरह के रिसोर्सेज को वो ले रहा होता। जब वो नई नई जगह घूम रहा है तो ना कभी उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, ना ही कभी उसको किसी फूड की कमी होगी, या फिर वो नई नई जगह, क्योंकि उस नेचर ने उसको सेसाइल बनाया पर वो मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ बोथ आर हेल्पिंग टू ईच अदर। दिस इज नॉट म्यूचुअलिज्म, एक्चुअली दिस इज द प्रोटो कॉर्पोरेशन, बोथ आर हेल्पिंग, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि दे विल बी लिव टुगेदर, ऑब्लिगेटरी नहीं है। सो अब दोनों म्यूचुअलिज्म कर रहे हैं। इसका जो रियलाइज निश है, यहाँ इसको होना चाहिए था ए पॉइंट पे, कल को ये पहुंच गया बी पॉइंट पे। तो सी एनिमोन का ए फंडामेंटल भी है और रियलाइज्ड भी है, बट हर्मिट क्रैब की के साथ ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, यानी अपने रियलाइज नेश को इसने इंक्रीज कर दिया। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों म्यूचुअलिज्म कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट, generally organisms tend to remain in their realized niche. Under what condition can the realized niche be greater? फिर वही क्वेश्चन आ गया, रियलाइज निश ग्रेटर हो गया किससे? फंडामेंटल निश से। तो कान को इधर से इस बार पकड़ते हैं। एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, heterogeneity of resources, one species helping other in utilization of the resources, that is mutualism, most appropriate। बाकी भी हम देखेंगे। मूविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सोर्स टू न्यू सिंक एरिया, छोड़ दीजिए। एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, जब एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है तो रियलाइज निश फंडामेंटल निश से कैसे बड़ी हो गई? वो तो फंडामेंटल निश की बात है। हेट्रोजेनिटी ऑफ द रिसोर्सेज नहीं है। थर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड, जब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं अपने आप उनके रियलाइज निश बड़े हो जाते हैं या क्रॉस कर जाते हैं फंडामेंटल निश। फिर हर्मिट क्रैब का ही एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा। एग्जांपल बहुत सारे हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, प्रोटो कॉर्पोरेशन का एग्जांपल है इसलिए मैं यहाँ पर दूंगा। नाउ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। The following are the niche characteristics of the constituent species and resource partitioning pattern। resource partitioning हो रही है, यानी कि कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने रिसोर्स ही अलग कर लिए। ये तुम्हारा रिसोर्स है, इतना पार्ट तुम्हारा है, स्मॉल पार्ट तुम्हारा है, बिग पार्ट मेरा है, मीडियम पार्ट इसका है। हमने अपने रिसोर्सेज को कैटेगराइज करके डिवाइड कर लिए। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग इन डिफरेंट इकोसिस्टम, व्हिच ऑफ दीज वुड लीड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ऑफ स्पीशीज? ये बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, गॉस प्रिंसिपल की। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, अब देखिए पहला ग्राफ में देखो, पहला ग्राफ में स्पीशीज 1, 2, 3 और 4 ये सारे एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। देखिए कंपटीशन तो है, कंपटीशन तो होगा, ओवरलैपिंग है रियलाइज निश की, बट ये तब भी अपने अपने रियलाइज निश को कंट्रोल करके रखें, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं है। कंपटीशन केवल एक कॉर्नर पर, एक साइड पर है। इसमें भी सारी स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, कंपटीशन ज्यादा है पर फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें भी कंपटीशन कम है और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, अपने अपने रियलाइज निश में वो सर्वाइव। यहाँ पर केवल एक स्पीशीज है, दूसरा तीसरा कोई स्पीशीज नहीं, यानी कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो चुका है। ठीक है, अगर मैं फंडामेंटल निश की बात करूं, ये है फंडामेंटल निश, इन सब के ये फंडामेंटल निश। ठीक है जी, और ये चारों स्पीशीज ने अपने अपने फंडामेंटल निश के अंदर रियलाइज निश को डिवाइड करके कोएग्जिस्टेंस कर रखा है। पर स्पीशीज, ये जो स्पीशीज है इसने पूरा का पूरा फंडामेंटल निश ही ऑक्युपाई कर रखा है, यानी कि इसने दूसरे स्पीशीज को हटा दिया वहां से। तो ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का ग्राफ यहाँ पर बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्पीशीज है और वो पूरे पूरे फंडामेंटल निश में फैली हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म फॉर स्पीशीज को एग्जिस्टेंस। बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा कर, यहाँ पर नॉट कैपिटल में बोल्ड किया गया है और कहता है कि कौन सा मैकेनिज्म नहीं है स्पीशीज को एग्जिस्टेंस का। स्पीशीज को एग्जिस्टेंस कब करेगी, जब उनकी रियलाइज निश अलग अलग है, ठीक है जी, या फिर वो रिसोर्स पार्टीशनिंग कर चुके हैं, या फिर वो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट कर चुके हैं। तो निश डिफरेंशिएशन है तो कोएग्जिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा। ये कहता है नॉट, पहले तो क्वेश्चन पढ़िए कि नॉट अ मैकेनिज्म, यानी कि सही आंसर नहीं ढूंढना है। तो निश पार्ट डिफरेंशिएशन हो गया, यानी कि निश डिवाइड हो गया, ये मेरा निश, ये मेरी जगह, ये मेरा रोल, ये तेरी जगह, ये तेरा रोल, तो कोएग्जिस्टेंस होगा जी, होगा। निश कॉम्प्लीमेंटरीली, ठीक है जी, ये भी होगा। निश ओवरलैप, देखिए जब निश ओवरलैप होगा तो कोएग्जिस्टेंस कैसे करोगे। 12C is a seating place allocated to the X and Y, both को allocated है ये चेयर आपके सिनेमा हॉल में, तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो कोएग्जिस्टेंस, एक साथ कैसे रहोगे, एक्सक्लूजन होगा, या फिर रिसोर्स पार्टीशनिंग होगी, या फिर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये मैकेनिज्म नहीं है कोएग्जिस्टेंस का, निश ओवरलैप। बाकी तो ठीक है, बस निश ओवरलैप नई स्पीशीज, नए कैरेक्टर, नए तरह के बिहेवियर को लाता है, ना कि कोएग्जिस्ट करता है। दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ऑफ नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ स्पीशीज कोएग्जिस्टेंस। क्वेश्चन और आंसर में थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी, ऑप्शन करेक्ट है पर ये वे नहीं है कोएग्जिस्टेंस का। नाउ coexistence of several species of birds in an area is possible under the following condition। फिर कहता है जी coexistence कब possible, अब कहता है possible कब है, high niche overlap and high niche differentiation। niche overlap कर रही तो coexistence मैं कैसे करूं, फिर वही बात है, coexistence अगर niche differentiation तो ठीक है कि हमने अलग अलग differentiate कर लिया niche को, तब तो मैं coexist कर सकता हूं। पर एक तरफ ये कंट्राडिक्टरी कर रहा है कि निश ओवरलैप भी कर रही है, नहीं। लो निश ओवरलैप यानी कि निश का ओवरलैप बहुत कम है, एंड हाई निश डिफरेंशिएशन, और निश अलग अलग है, यानी कि वो जो ग्राफ हमने देखा था ना, अगर मैं बात करूं, मैं अगर बात करूं कि वो जो ग्राफ देखा था ना, ये उस ग्राफ की बात कर रहा है, ये इस तरह से, ये कि ओवरलैप तो बहुत कम है और डिफरेंशिएशन 1 2 3 ज्यादा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि ओवरलैप है, हाई ओवरलैप है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ये ओवरलैप हाई है, ठीक है जी। फर्स्ट और सेकंड में देखिए इतना ओवरलैप है, ठीक है। तो ये कोएग्जिस्ट कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्पीशीज भी यहीं पर आ रही है, इसका भी ओवरलैप है उससे, नहीं करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, पर दूसरा तो कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है। तीसरा है हाई निश ओवरलैप एंड लो निश डिफरेंशिएशन। ओवरलैप हाई है, देखिए हाई ओवरलैप तो कोएग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होगा, कोएग्जिस्टेंस रह ही नहीं पाओगे। लो निश ओवरलैप, बट लो निश, ये तो ठीक है लो निश ओवरलैप, पर डिफरेंशिएशन भी कम है, तो ये भी नहीं बनता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बनता है, लो निश ओवरलैप एंड हाई निश डिफरेंशिएशन, द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो एग्जांपल हमने देखा था लास्ट वीडियो में, ये हमने देखा था इन बर्ड्स की स्पीशीज से, कि ये बर्ड्स की जो स्पीशीज हैं इन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ली। बड़ी बर्ड्स जो हैं वो बड़ी फिश को ज्यादा प्रेफर करती हैं फीड करने को, जो छोटी बर्ड्स हैं वो जो लेफ्ट हैं, जिसपे बड़ी बर्ड्स ध्यान नहीं दे रही या फिर उनको प्रेफर नहीं कर रही, उस पे छोटी बर्ड अपना हैबिट उसने शुरू कर दिया, उसको फीड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो निश ओवरलैप कम हो गया और निश का डिफरेंशिएशन भी हो गया। नेक्स्ट, among the following which would lead to new species formation। ऐसा क्या हो कि नई स्पीशीज बन जाए, या ऐसा क्या होता है जिससे कि नई स्पीशीज बने। among the following which would lead to new species formation, increase resources। अब देखिए यहां पर एक मैं थोड़ा सा आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं,
मैं डार्विन को अगर बात करता हूँ तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम जनरल वर्ड में भी साइंस के लोग या साइंस के नहीं है वो भी ये बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव करने का अधिकार जिसके पास है। फिट का मतलब क्या है? फिट का मतलब ये है, जब मैं पूछता हूं तो सबसे पहला आंसर आएगा जी ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, एडाप्टेशन, एडाप्ट कर जाओ। एडाप्टेशन क्या इजी है? सुबह 4 बजे उठ के तैयारी करना कंपटीशन का, क्या ये इजी है? जनरेशन टू जनरेशन अपने आप को टॉर्चर करके हर जनरेशन आने वाले 100-200 साल के बाद, 200 जनरेशन के बाद एक ऐसी स्पीशीज बनाने के लिए लगना जो एडाप्टिव हो इस एनवायरनमेंट के लिए, कबूल है? नहीं कबूल है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में डार्विन ने सबसे पहले कहा था कि फिट का मतलब वही है या वही सरवाइव कर सकता है, वही फिटेस्ट है। एक्चुअली इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही फिटेस्ट है जो सबसे पहले अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट को चेंज करने की क्षमता रखता हो। मैं क्यों बात करूंगा कि 200 जनरेशन के बाद जनरेशन ठीक हो जाए इसलिए हम 200 जनरेशन तक सेक्रीफाइस करते हैं। हम दैट इज अ सेकेंड ऑप्शन, ये है। पर अगर मैं फेल करता हूं एनवायरनमेंट को चेंज करने की, उसके बाद मैं एडाप्टेशन पर जाऊंगा, क्योंकि एडाप्टेशन एक लंबा प्रोसेस है, पेनफुल प्रोसेस है, सेक्रिफिकेशन मांगता है, एनर्जी मांगता है। तो जो भी स्पीशीज हैं, लाइफ है, वो यहाँ पर एंजॉय करने आई है, वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, नहीं करने आए। तो आपने इंक्रीज रिसोर्सेज कर दिया। डार्विन को भी आप पढ़ेंगे एवोल्यूशन में, मैं इसको बिल्कुल डिफाइन करूंगा क्लियरली, बट ये यहाँ से आपको थोड़ा सा भी हिंट आपको मिल गया कि एक्चुअली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है क्या। दोनों बातें हैं पर प्रेफरेंस जो है वो चेंज की है। यहाँ पे ऑप्शन कहता है इंक्रीज रिसोर्सेज, मैंने इन रिसोर्स ही बढ़ा दिए तो स्पीशीज क्यों नहीं बनेगी, वो तो अपना एंजॉय कर रही है। निश ओवरलैपिंग टॉलरेंस, निश ओवरलैपिंग टॉलरेंस का मतलब कि निश एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं पर वो टॉलरेट कर रहे हैं। जब वो टॉलरेट करने की क्षमता है तो वो इस नई स्पीशीज क्यों बनाएगा, क्यों चेंजेस लाएगा? निश स्पेशलाइजेशन, अभी इसको होल्ड करें, इसका मतलब क्या है? एंड लैक ऑफ कंपटीशन, जब कंपटीशन ही नहीं है तो फिर क्यों करेगा? यानी फर्स्ट क्रॉस करता हूं, सेकंड क्रॉस करता हूं, फोर्थ क्रॉस करता हूं। निश स्पेशलाइजेशन यानी कि मैंने एक फंडामेंटल निश में अपने अपने निश को स्पेशलाइज्ड कर लिया, यानी अपने रोल को रिस्ट्रिक्ट कर लिया या चेंज कर लिया। तो चेंज कर लिया, रोल चेंज कर लिया तो मेरा कैरेक्टर चेंज हो गया, कैरेक्टर चेंज हो गया, कहीं ना कहीं ये हेरिटेबल हो गया। जब ये हेरिटेबल हो गया तो एक नई स्पीशीज बन गई जो कि यानी कि निश स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन को प्रमोट कर रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, ये है अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंसेप्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंसेप्ट, अब मुझे लगता है कि जब भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट आएगा आप उस बात को जरूर समझेंगे जो मैंने अभी बताया है। वन स्पीशीज आउट कंपीट्स द अदर, एक ने दूसरे को हटा दिया। अंडर विच कंडीशन कैन टू स्पीशीज कोएग्जिस्ट, दोनों एक किस कंडीशन में साथ साथ रह सकते हैं? सेम निश में, यानी कि सेम रोल और सेम हैबिटेट के साथ। एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल जी, रिसोर्सेज बढ़ा दूं साथ ही साथ रहेंगे, एक ही निश में रहेंगे। ठीक है जी। फाइट किस लिए हो रही थी? रिसोर्स के लिए ही फाइट हो रही थी, स्पेस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, फूड के लिए, टेम्परेचर के लिए, लाइट के लिए, इसीलिए फाइट हो रही थी। मैंने उस रेंज को ही बढ़ा दिया, तो जब बढ़ा दिया तो आराम से रहो जी, आप एक तरफ रहो वो दूसरी तरफ रहे। तो अबेंडेंस ऑफ रिसोर्सेज पर और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। हाई कंपटीशन, कोएग्जिस्ट रह ही नहीं सकते। निश ओवरलैपिंग, कंपटीशन होगा, कोएग्जिस्ट रह ही नहीं सकते। यूटिलाइजेशन ऑफ सिमिलर रिसोर्सेज, ये फाइट इसीलिए हो रही है कि सिमिलर रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट, हमने रिसोर्स को बढ़ा दो, कोएग्जिस्टेंस शुरू हो जाएगी जब तक कि वो रिसोर्स खत्म होने की कगार पे ना आए। जब खत्म होने की कगार पे होगा फिर से फाइट शुरू हो जाएगी। मोस्ट अप्रोप्रिएट इज द फर्स्ट ऑप्शन। नाउ अब थोड़ा सा हल्का करते हैं, बायोटिक एबायोटिक पे आते हैं। हल्का तो नहीं है, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस
हल्के नहीं है, देखने में ये छोटे हैं, पर आप देखिए कि इसमें क्या ट्रिकी, क्या लॉजिक लगा हुआ है और 50-60% लोग कहाँ गलत करके चले आते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एबायोटिक फैक्टर्स। आप कहोगे जी मैं तो पहले से पढ़ता हूँ, एबायोटिक फैक्टर क्या है, फटाफट। टेम्परेचर, रेनफॉल, पीएच, न्यूट्रिएंट, फर्स्ट ऑप्शन कहता है। सेकंड ऑप्शन कहता है टेम्परेचर, रेनफॉल, पीएच एंड फूड। थर्ड ऑप्शन कहता है टेम्परेचर, रेनफॉल, पैथोजन। फोर्थ कहता है टेम्परेचर, रेनफॉल, पीएच एंड वायरस। फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिमम लोग कहेंगे जी ये तो नहीं है, ये एबायोटिक फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पैथोजन और वायरस लगा हुआ है, बायोटिक फैक्टर भी है। अब ये बताएं फर्स्ट और सेकंड में। देखिए सेकंड में जो फूड है, फूड प्रीडेटर और प्रे के कंसेप्ट को भी बताता है, यानी कि इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर, अगर प्रे और प्रीडेटर इन्वॉल्व है तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है। न्यूट्रिएंट जो है वो इनऑर्गेनिक ज्यादा साउंड करता है, ठीक है जी। तो द बेस्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, टेम्परेचर, रेनफॉल, पीएच एंड न्यूट्रिएंट्स। देखिए कुछ परसेंट तो मुझे बिल्कुल है कि वो फटाफट सेकंड भी लगा सकते हैं, बट बेस्ट वन इज अ फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, soil is naturally growing vegetation is, soil in naturally growing vegetation is acidic due to the decomposition of the organic matter। अगर नहीं भी आता है तो आप मैक्सिमम इसी को टिक करेंगे, क्योंकि आपको पता है डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का हो रहा है। अब एसिडिक होता है कि बेसिक, ये कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर है, पर ये क्लियर है कि डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर हो रहा है, ठीक है जी हाँ। डिकम्पोजिशन हो रहा है, कहीं ना कहीं जो मीडियम है वो एसिडिक हो रहा है, पीएच गिर रहा है, ठीक है, जो फर्मेंटेशन में भी हम देखते हैं। बेसिक ड्यू टू द बाइकार्बोनेट ऑफ द सॉइल, नहीं जी। न्यूट्रल ड्यू टू द सिलिकेट बफर, नहीं जी। एसिडिक ड्यू टू द सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट वन इज एसिडिक ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। डायरेक्ट क्वेश्चंस है, 2004, बहुत पुराने, 20 साल पुराने क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन पहले आते थे, ठीक है, लेकिन ये बेस था। अब आज के क्वेश्चंस 10 साल बाद लगाएंगे तो आज के क्वेश्चन बेस हो जाएंगे। द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन इज ओपन इन ओपन सी इज, देखिए ओपन सी में लिमिटिंग फैक्टर क्या है। ओपन सी में टाइड्स भी है, ओपन सी में लो न्यूट्रिएंट्स भी है, ओपन सी में हाई सैलिनिटी भी है, ओपन सी हाई टेम्परेचर तो नहीं बात करेंगे, ये तो अभी क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर कमी है कंपेरिजन टू द अर्थ, ठीक है। ये वाटर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का हमने कवर किया हुआ। नाउ कांस्टेंट टाइड्स क्या लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, या लो न्यूट्रिएंट्स? देखिए ओपन सी में लो न्यूट्रिएंट्स ही लिमिटिंग फैक्टर है। हाई सी है तो सैलिनिटी हाई है, सी है तो टाइड्स है, तो ऑर्गेनिजम्स क्या है कि वो एडाप्टेड है। पर अगर न्यूट्रिएंट ऊपर नीचे हुए, जो हो सकते हैं सी टू सी, एरिया टू एरिया, तो पॉपुलेशन पे इंपैक्ट आएगा। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, बेंथिक ऑर्गेनिज्म ऑफ लेक और सी आर यूजुअली, बेंथिक ऑर्गेनिज्म लेक और सी के कैसे हैं, कैसे होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, लाइट ही नहीं है, प्रोड्यूसर्स कहां से होंगे? हर्बीवोर्स होते हैं, जब वहां हर्ब ही नहीं है तो हर्बीवोर्स क्या होंगे? कार्निवोर्स होते हैं, वो मोस्टली सेसाइल होते हैं, कार्निवोर हो सकते हैं, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है वो, डीकंपोजर्स। बेंथिक डीकंपोजर्स तो होंगे ही होगा, तो बेस्ट ऑप्शन इज फोर्थ, डीकंपोजर्स। नेक्स्ट, स्टीनोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स, स्टीनो मींस नैरो, हेलाइन मींस सैलिनिटी, सॉल्ट, नैरो रेंज ऑफ द सॉल्ट ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसका अपोजिट होता है यूरी हेलाइन, यूरी मींस ब्रॉड रेंज, ओके। स्टीनोहेलाइन मींस ओनली अडॉप्ट टू ए नैरो रेंज ऑफ द सैलिनिटी, पहला ही ऑप्शन आपने पकड़ लिया, फिर भी पढ़ लीजिए, अडॉप्ट टू वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, ये यूरी हेलाइन होगा। एक्सक्रीट एक्स्ट्रा सॉल्ट टू कीप द सॉल्ट अमाउंट कांस्टेंट, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लिव इन अ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है जी। क्लास का टाइम हो गया है, बट थोड़ा सा ये इंक्रीज कर रहा है, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। नेक्स्ट है द बर्ड्स इन द ट्रॉपिक्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज। अब यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट शुरू होता है। ट्रॉपिक का मतलब है इक्वेटर के नजदीक,
इक्वेटर के नजदीक, यानी कि हीट ज्यादा है। हीट ज्यादा है तो उन बर्ड्स की साइज कम है, स्मॉलर है। देखिए, अगर मैं स्मॉल साइज की बात करूं, यहाँ पे दो तरह के मैं क्यूब्स बना देता हूं, एक छोटा और एक बड़ा। साइज हमें पता है कि जैसे जैसे साइज छोटी होती जाएगी उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन, एक्सचेंज, रेडिएशन वो ज्यादा होगा। अब कोरिलेट कर लें इसको आंसर से। ट्रॉपिक में हीट ज्यादा है और वहां के बर्ड की साइज क्या है, स्मॉलर है। तो क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, जी बढ़ गया। वॉल्यूम के रेशियो में बिल्कुल सही बात है, बढ़ गया। क्यों हुआ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हीट को बाहर निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है। सरफेस एरिया कम हो गया, नहीं जी, जब आप साइज छोटा करोगे तो सरफेस एरिया बढ़ता है। फॉर इजी फ्लाइट, नहीं, इसका कोई लेना देना, कोई इस क्वेश्चन से लेना देना अभी नहीं है। फॉर हीट कंजर्वेशन, जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो कंजर्व क्यों होगा हीट, हीट तो ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट है, इन जनरल इंक्रीज इन एवरेज बॉडी मास ऑफ एन एनिमल पॉपुलेशन विद इन अ स्पीशीज विथ लैटिट्यूड इज नोन एज। कहते हैं कि लैटिट्यूड के साथ बॉडी मास का बढ़ना, ये किस रूल में कहा गया है कि जब जब लैटिट्यूड में आप ऊपर की तरफ जाएंगे, लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो बॉडी मास इंक्रीज होता जाएगा। क्यों होगा ये भी मैं बता देता हूं। ये देखिए, बर्ग्समैन्स रूल। ये रूल कहता है कि जब भी लैटिट्यूड इंक्रीज करेगा बॉडी मास भी इंक्रीज करेगा। इस ग्राफ से आप इसको देख ले रहे हैं। क्यों, बॉडी मास इंक्रीज करेगा, फिर वही बात, सरफेस एरिया इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो हीट ज्यादा से ज्यादा कंजर्व होगी, क्योंकि ये कोल्ड एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं, लैटिट्यूड बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इनको हीट को कंजर्व करना है, इसलिए बॉडी मास इंक्रीज करता जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, बेस्ट ऑप्शन है, कौन सा रूल है ये जी, बोल्ट्जमैन्स रूल। ओके, सो क्वेश्चन ये है द बोल्ट्जमैन्स रूल। ठीक, एलेंस रूल बात करता है, वो कहता है बॉडी ऑर्गन का कि ठंडी जगहों पे, कोल्ड एनवायरनमेंट में बॉडी के ऑर्गन छोटे हो जाते हैं। जैसे आप रैबिट का ईयर देखें, फोर लिम्स देखें, वो छोटे हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाए, और मतलब कि पूरी बॉडी का जो एरिया है, पूरी बॉडी का एक्सपोजर है, सॉरी सरफेस एरिया को मत जोड़िएगा, बॉडी का जो एक्सपोजर है वो कम हो जाए, ऑर्गन छोटे हो जाए और हीट कम से कम बाहर जाए। वो भी वो एलेंस रूल कहता है। बोल्ट्जमैन्स रूल बात करता है बॉडी मास का। ठीक है जी, फिर वही वही क्वेश्चन आया दूसरे तरह से, कान इधर से पकड़े। A general increase in average body mass of an animal population within a species with latitude is known as Boltzmann's rule. Latitude के साथ body mass को बढ़ना, ये Boltzmann's rule है। Now, individual with greater mass have a smaller surface area. With greater mass have a smaller surface area. बिल्कुल, जब mass बढ़ेगा surface area कम होगा in respect of the volume ratio, which helps conserve the heat, known as Boltzmann's rule. मास बढ़ गया, सरफेस एरिया कम हो गया, हीट को कंजर्व करना है, बोल्ट्जमैन ने कहा है। वही लैटिट्यूड, कान को इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े। नेक्स्ट, individuals occupying a particular habitat and adapted to it phenotypically but not genotypically are known as। देखिए, यहाँ पर एक और रूल, एक और कंसेप्ट, एक और जो थ्योरी है वो मैं बताऊंगा। कहता है कि एक हैबिटेट है, पर्टिकुलर हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट कर गया फिनोटिपिकली, बट वो जीनोटिपिकली अडॉप्ट नहीं कर पाए। इस कंसेप्ट को क्या बोला गया, इकोटाइप, इकोफेन्स, इकोटाइप, इको स्पीशीज, इको इनो स्पीशीज। आइए इसको पहले समझते हैं। इकोटाइप्स और इकेट्स या इकोफेन्स, इकोटाइप्स में भी अडाप्टेशन हो रहा है लोकल एनवायरनमेंट पे, पर वह अडाप्टेशन हेरिटेबल है और वो जनरेशन टू जनरेशन है, इरिवर्सिबल है। इकेट्स में क्या है कि
एडाप्टेशन तो हो रहा है, चेंजेस तो आ रहे हैं, पर वो जेनेटिकली नहीं है। ठीक है जी, वो रिवर्सिबल है, यानी कि आप वापस उसको वही क्लाइमेट दे दें, वही एनवायरनमेंट दे दें, वो वापस अपना नॉर्मल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने दिया है कि जब मैं एक्सोटिक स्पीशीज के प्लांट लगाता हूँ कहीं और या अपने घर में, तो उसका प्लांट साइज और लीफ शेप वो नहीं होता है जो उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में होना चाहिए था, नेटिव स्पीशीज नेटिव एरिया में होना था या होता है। ठीक है जी, यानी कि जब मैं उसको नेटिव में ट्रांसफर करूंगा तो वो वापस उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इकेट्स है, ठीक है, यानी ये इकोफेन्स है। तो इकोफेन्स में फिनोटिपिकली एडाप्टेशन तो हो जाता है, पर जीनोटिपिकली नहीं होता है। अगर फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली दोनों हो जाए तो वो इकोटाइप हो जाएगा, पर यहाँ पे इकोटाइप नहीं होगा। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है इकोफेन्स, द करेक्ट ऑप्शन है इकोफेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द सेम स्पीशीज ऑफ मॉसेस मे बी डिफरेंट फिनोटाइप, फिनोटाइप डिफरेंट है इनका, एडाप्टेड इन अ डिफरेंट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि एनवायरनमेंट भी क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया। अब ये मॉसेस ऐसा तो नहीं है, वहां पर एडाप्ट हो चुके हैं, ग्रो कर रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन ग्रो कर रहे हैं और जनरेशन टू जनरेशन एडाप्ट हो चुके हैं, तो ये इकोफेन नहीं आएंगे। तो क्या आएगा, ये आएगा इकोटाइप, यानी कि फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली दोनों एडाप्टेशन, दोनों चेंजेस आ चुका है। इसी के साथ मैं इसको खत्म कर रहा हूँ क्वेश्चन को। फिर से बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाना बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए। और रियल लाइफ में भी, खाली क्वेश्चन के लिए नहीं है, रियल लाइफ में भी आप किसी सिचुएशन को, किसी चीज को सीख रहे हैं तो उसको एक बार जरूर एनालाइज करें 2-3 सिचुएशन के साथ कि इस समय होगा, क्योंकि आप ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रोएक्टिव है आप कि इस सिचुएशन होगा तो मैं उसको कैसे रिएक्ट करूंगा। सेम क्वेश्चन पे है, जब भी कंसेप्ट सीखें, जब भी थ्योरी सीखें, क्वेश्चंस जरूर लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, प्रैक्टिस सेट्स क्वेश्चन लगाएं। इसी के उसमें हम हर संडे को प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक मैराथन वीडियो, मैराथन क्लास चलाते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।